आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की सीरीज में आगे। अब तक जो मैंने आपको पढ़ा दिया था वो मैंने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आपको टाइम पीरियड के बारे में बता दिया था कि हम टाइम पीरियड को पूरा कवर करेंगे। आपने टाइम पीरियड कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम उसी बारे में आगे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिस्ट्री को हमने कैसे जाना, उसके सोर्सेज क्या थे एक्चुअली उसे जानने के हमारे पास, हमने उसको किस तरीके से मतलब एक तरीके से हम पीछे कैसे गए, उन किस चीजों से हमने अंदाज लगाया। तो हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट होता है उसका पुरातात्विक, जिसको हम बोलते हैं पुरातात्विक। सेकंड होता है साहित्यिक, लिटरेचर। एंड थर्ड होता है ओरल। तो इससे हम जान पाएंगे कि एक्चुअली हमने अपनी हिस्ट्री को किस तरीके से जाना, उसके बारे में कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसे लोग जिया करते थे, कैसा रहन सहन, कैसी सभ्यताएं थी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी। तो ये सब चीजों के बारे में हमने कैसे जाना, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट था मटेरियल सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज। फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स के बारे में एंड रॉक के बारे में, जो जो हमने रॉक से जाना, क्योंकि सबसे पहले अर्थ पे जो था वो रॉक्स ही थे और तो कुछ था नहीं यहाँ पे। तो इंसान ने ना रॉक्स को ही अपना फ्रेंड बनाया। आप अगर याद रखो हिस्ट्री के टाइम पीरियड को, हिस्ट्री के सोर्सेज को, तो आप इस तरीके से रखना कि धरती पे क्या था, सबसे पहले कुछ नहीं था, पेड़ पौधे जंगल झाड़ियां थी और वहां पे रॉक्स थे, पत्थर थे। तो पत्थरों के बारे में जो इंसान आया उसने सबसे पहले क्या किया था, इस तरीके से सबसे पहले इंसान बोलते हैं कि वो जमीन खोद के रहता था। देन धीरे धीरे वो जब डेवलप होते चले गए तो उन्होंने गुफाओं में रहना स्टार्ट किया। और गुफाओं में रहने के साथ साथ ही उन्होंने गुफाओं पे कुछ पेंटिंग्स, आर्ट बनाना स्टार्ट की, पेंटिंग नहीं बोलेंगे, आर्ट बनाना स्टार्ट किया। वो आर्ट आगे चल के हमारे बहुत काम आई। हमें इससे बहुत जानकारी मिली कि इंसान का विकास किस तरीके से हुआ था। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तो गुफाएं हैं वो है अजंता और एलोरा की गुफाएं। और जो उसके बाद हमको 35 केव्स मिली हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। एंड उसके बाद जो इंसान ने यूज किया रॉक्स का, वो टेम्पल्स में किया था। और देवी देवताओं की मूर्तियां भी रॉक से ही बनाई जाने लगी थी, घर बनाने लगे थे। सिंधु सभ्यता में तो आप देखोगे कि ईंटों का प्रयोग होता था, तो वो ईंटें मिट्टी से बनती थी। देन यहाँ पे रॉक से हमें पत्थर भी मिले हैं, कुछ औजार भी मिले हैं। तो अब ये हो गई रॉक की बात। इससे आगे हम बात करते हैं अभी मिट्टी के बारे में। मिट्टी से इंसान बर्तन बनाना सीख गया था। पहले वो बहुत भोड़े से, एकदम अच्छे नहीं लगने वाले ऐसे बर्तन बनाया करता था। तो अभी जो सबसे ज्यादा जो हमको बर्तन मिट्टी के प्राप्त हुए हैं, एक्चुअली जो मिट्टी की चीजें जो सबसे ज्यादा प्राप्त हुई हैं हमने, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त हुई हैं यहाँ पे। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे किस तरीके के ये बर्तन बने हुए हैं। देन धीरे धीरे करके ना ये बर्तन एक एक कंडीशन, एक वे में आने लगे थे, बड़े सुंदर सुडोल होने लगे थे। इन पे पेंटिंग स्टार्ट होने लगी थी, रेड और ब्लैक कलर की वो चित्रकारी किया करते थे। उससे हमें धीरे धीरे पता चलता है कि वो समाज में एक जो था वो एक लेवल हायर होता जा रहा था। तो उसके से फिर लगता है कि यहाँ पे लोगों में समझ डेवलप हो रही थी कि मिट्टी का यूज इस तरीके से किया है, अब इस तरीके से करते हैं। तो मिट्टी से भी हमको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई है। और प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हाउस थे, जो घर बने हुए थे उनको, वो पद्धति जो थी आज का चंडीगढ़ और उस टाइम का इंडस वैली सिविलाइजेशन सेम था। तो अब हम इससे आगे बात करेंगे। प्लस जो हमको जो प्राप्त हुए थे इनके बारे में हम बोल सकते हैं कि भूमि अनुदान पत्र हो गए, प्रशस्तियां हो गई, इनके बारे में। तो सबसे अच्छी जो हमको प्रशस्ति मिली है वो समुद्रगुप्त के टाइम की मिली है, वो प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति में उसमें समाज के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में, सब के बारे में दिया हुआ है। और सब सेकंड जो हमको मिला है वो यहाँ पे मिले हैं हमको भूमि अनुदान पत्र, मतलब जिसपे भूमि का लेखा जोखा लिखा जाता था। और जो वो लोग पहले जब लिखते थे वो तांबे के ताम्र पत्रों पे लिखते थे, क्योंकि तांबे की नॉलेज उन लोगों को हो गई थी। तो वो तांबे के ताम्र पत्रों पे लिखते थे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज हमको इन चीजों से पता चली, जो उनकी बुक्स मिली हैं उनसे हमको पता चला कि यहाँ पे सामंत व्यवस्था डेवलप हो गई थी। सामंत व्यवस्था का मतलब होता है यहाँ पे कि यहाँ पे जमीन जायदाद के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जमींदारों का टाइम पीरियड आ गया था। जो आप देखोगे
मॉडर्न उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसको स्तंभदारी बोलते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था, उसमें जमींदारों का टाइम पीरियड चल रहा था। इसी तरीके से हमको भूमि अनुदान पत्र, जिसमें भूमि अनुदान पत्र हम एक तरीके से उनको बोल सकते हैं जिसमें हमें जमीन के बारे में लिखा हुआ मिला है। तो हमने वहीं से अंदाजा लगाया कि यहाँ से एक्चुअली सामंत व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी कि किसी एक को बहुत सारी भूमि दे देना, देन राजा उससे, राजा के जो सैनिक और वो जाते थे, वो उसे टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। तो इससे हमें भूमि के बारे में नॉलेज हुई कि वहां पे इस तरीके की व्यवस्था थी। देन उससे आगे हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंसान ने रॉक्स का यूज करना सीख लिया था, हथियारों में यूज करते थे, रहने के लिए यूज करते थे, प्लस अब आप देखेंगे कि वो टेम्पल बनाने के लिए भी रॉक्स का यूज करने लगे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे टेम्पल की जो हमें कारीगरी मिलती है वो साउथ इंडिया में बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि वहां पे रॉक्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। उससे आगे हम बात करेंगे सांची का स्तूप। ये भी एक तरीके से हम रॉक के या पत्थर का प्रयोग बोल सकते हैं, जो अशोक के टाइम पे हुआ था। और सांची का स्तूप में जो बहुत सारी चीजें मिली हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड मिली हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब टाइम पीरियड चल रहा था अशोका का, तो उस टाइम पे बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित था। उसका प्रचार प्रसार देशों तक नहीं विदेशों तक भी था। तो हमें ये सारी चीजें जो मिलती चली गई हैं उससे हमें अंदाजा हुआ, हमने हमने जाना, सर्च किया कि ये हमको एक्चुअली हमारा इतिहास आया कहाँ से, हम लोगों की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो वो हमको जो मिले वो सोर्सेज से ही हमने कलेक्ट किया है और वहीं से हमको पता चला है। देन उससे आगे अब हम बात करेंगे इसके सोर्सेज हैं जो हिस्ट्री एंशिएंट इंडियन से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड जो है। लिटरेचर मतलब साहित्य हो गया, जो लिखे हुए सोर्सेज जो हमको मिले हैं। तो उसमें हम बात करेंगे वेदास के बारे में। वेदास में हम बहुत लंबा टाइम पीरियड कवर करते हैं, और जो ये था ये हिंदू सभ्यता से ज्यादा रिलेटेड थे। और हम बोल सकते हैं कि 4 वेद होते थे, और सबसे पहला जो वेद था वो था ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आया। इन वेदों में अलग अलग से समाज की व्यवस्था, धर्म की, पूजा की, और अथर्ववेद में काला जादू और टोना की, इसमें हमें बहुत सारी चीजें नॉलेज मिली है। तो हम कह सकते हैं कि उस समय के लोग जो थे वो जादू टोना में भी विश्वास करते थे, क्योंकि उन्होंने एक वेद लिखा हुआ है एक उस पे। अगर ये वेद ना होता, अगर ये लिखी हुई चीजें हमें ना मिली होती, तो हम कैसे कह सकते थे कि वो लोग जादू टोना में बिलीव करते थे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए सोर्सेज को जानना। इसीलिए आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एकदम क्योंकि उसकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, उसके बारे में सारी चीजें प्रिडिक्ट की है हमने। ऐसा था तो ऐसा होता होगा, ऐसा था तो ऐसा होता होगा, बट एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज हमने उस टाइम पीरियड को पढ़ा नहीं है। बट वेदास के टाइम पीरियड को, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक काल, ये सारे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, कवर कराती चलूंगी। तो इसके बारे में हमें रिटर्न फॉर्म में नॉलेज है, तो हम बोल सकते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं बोल सकते, बोलते ऐसा होता था, क्योंकि हमारे पास रिटर्न फॉर्म में सारी चीजें हैं। उससे आगे हम बात करेंगे महाभारत और रामायण के बारे में। महाभारत और रामायण आज के भी बहुत बहुत प्रसिद्ध और फेमस काव्य हैं। तो इससे जो हमें जानकारी मिलती है, जो 6500 ईयर की पूरी हमको जानकारी इसमें मिल जाती है रामायण में। महाभारत में भी हमको 5000 ईयर के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि ये जो लिखे गए थे महाभारत और रामायण, ये पार्ट्स में डिवाइड कर करके लिखे गए थे। पहले इसमें 2000 श्लोक लिख दिए, उसके बाद इसमें फिर 100 ईयर बाद फिर कुछ श्लोक्स को और इंक्लूड कर दिया, मात्र थाउजेंड्स में होती थी। तो ऐसे कर करके ये रामायण और महाभारत जो महाकाव्य थे, इनको बनने में बहुत टाइम लगा। और एक तरीके से ये इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम कवर किया, हमें एक बहुत लॉन्ग टाइम की नॉलेज दी इन्होंने। जैसे महाभारत में हमने 5000 साल की जानकारी मिली है हमको, और इसमें जो मिली है वो 6500 ईयर के अप्रोक्स हमको जानकारी मिल गई है रामायण में। उसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म उस टाइम पे बहुत प्रचलित था, बहुत सारी चीजें इसमें थी। और धम्म, और ये अशोक ने बौद्ध धर्म को विदेशों तक पहुंचाया। अशोक का लौह स्तंभ उस वो दिल्ली में है जो, उससे हमें साफ साफ पता चलता है कि उसने कितना इसको आगे बढ़ा दिया था बौद्ध धर्म को, क्योंकि उसके जो बेटा और बेटी थे उसने उनको विदेशों तक भेजा कि आप जाइए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए।
इस तरीके से बौद्ध धर्म अशोका के टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में था और लोग बहुत ज्यादा इसको मानने वाले थे। तो यहाँ से हमको धर्म के बारे में नॉलेज मिलती है और बौद्ध धर्म में समाज को किस तरीके से चलाया जाता है उस सब के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज दे रखी है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, जो बच्चों को दिया जाता था, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे जो थे वो पहले आज की तरह कॉलेज और स्कूल तो नहीं है, तो यहाँ पे ऋषियों के द्वारा बच्चों को एजुकेट किया जाता था। वो हर तरीके की एजुकेशन बच्चों को देते थे। वो बच्चों को एक इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करते थे। वो बच्चों को युद्ध लड़ना भी सिखाते थे। अगर आपके पास कंडीशन ऐसी है कि कुछ नहीं है तब भी आप भिक्षा मांग के किसी तरीके से खा सको, वो इतनी तक की नॉलेज देते थे। तो उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। एक तरीके से एक बच्चा सब कुछ सीखता था आश्रम में रह के। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक ने बहुत बड़ा रोल निभाया था इसको जानने में, हिस्ट्री को जानने में। एक्चुअली जो मगध साम्राज्य था इसमें 16 महाजनपदों के बारे में नॉलेज मिली। धीरे धीरे भारत जो था वो डिवाइड होने लगा था साम्राज्यों में। तो यहाँ पे जो था मगध साम्राज्य, 16 साम्राज्य थे। अर्थशास्त्र में आर्य चाणक्य की जो है इसमें आर्थिक कंडीशन को कैसे ठीक किया जाए। अगर मैं इसको आज से रिलेट करके मैं आपको बोलूं तो हम बोल सकते हैं कि आरबीआई जिस तरीके से काम करता है, अर्थशास्त्र में ठीक उसी तरीके के सिद्धांत लिखे हुए थे कि एक देश को या एक राज्य को किस तरीके से अपनी चीजों को बना के रखना चाहिए, किस तरीके से एक देश सक्षम हो सकता है और किस तरीके से एक देश डूब सकता है। तो चाणक्य ने इसमें रोल निभाया था और चाणक्य की ये बुक है। और भी बहुत सारी बुकें चाणक्य ने लिखी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, अभी हमने इसके पुरातात्विक साहित्य के बारे में पढ़ा, लिटरेचर के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे फॉरेन अकाउंट्स के बारे में। तो कुछ जो जैसे अभी अगर हम बात करके चले कि महात्मा गांधी जो थे वो कुछ स्कॉलर्स को फॉलो करते थे, उनकी बुक निरंतर पढ़ते रहते थे। तो ऐसे ही जो हमारा इंडियन कल्चर था उस पे ग्रीक्स का, चाइनीज तो घूमने आते थे यहाँ पे और इन्होंने भी हमारा साहित्य बहुत लिखा, और अरेबियंस का। तो यहाँ पे ग्रीक्स जो थे वो सोक्रेट, इनके विचार जो थे वो इंडिया तक भी आए थे, लोगों ने फॉलो किए थे और ये ग्रीक थे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फाहियान है। फाहियान इंडिया में 14 साल रहा था और इसने बहुत अच्छे से हमारे यहाँ की सभ्यताओं के बारे में लिखा कि ये लोग कैसे रहते हैं। मगध का सबसे ज्यादा जो इसने लिखा वो मगध के राजप्रसाद के बारे में इसने बहुत उसमें बोलते हैं कि अच्छाइयों का वर्णन किया है सुदृढ़ता से। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आते थे अरबियंस लोग जो थे, उसमें सुलेमान वो महमूद गजनी के टाइम पे आया था और 2 साल भारत में रुका था और उसने तहकीक हिंद नाम की बुक लिखी थी, जिससे हमें अपने इतिहास को जानने में, कलेक्ट करने में चीजों को हमको बहुत हेल्प हुई। तो इस तरीके से हमने अपने हिस्ट्री के सोर्सेज को जाना और उनको कलेक्ट किया। देन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ था और किस तरीके से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी होता है कि सोर्सेज के बारे में जान लेना कि एटलीस्ट हमको इतनी सारी नॉलेज आई कहाँ से। तो मैंने आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बता दिया कि हमें किस किस तरीके से पता चला है कि इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी चीजें हमारे पास आई कहाँ से। उसके बाद हम अब बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, क्योंकि हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में अब हम बात करेंगे। तो उसमें आगे वाला टॉपिक जो आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आएगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।